नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल और इस्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का एनवायरमेंटल का जो चैप्टर 2 है, पारिस्थितिक तंत्र, जो इग्नू ड्यू के सिलेबस से है और यह पार्ट 3 है। ठीक है, भाग 3 है। और इस पार्ट में हम महत्वपूर्ण 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है पारिस्थितिक तंत्र का कार्य, पोषक चक्र, गैसीय चक्र और जल चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा पारिस्थितिक तंत्र के कार्य। इसके क्या कार्य है, इकोसिस्टम के क्या कार्य हैं। तो देखो, पहला पॉइंट ये है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ या जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो हमारे खाने पीने के हो गए या कुछ ऐसे पदार्थ हो गए जो पेड़ पौधे हो गए, फल सब्जियां वगैरह का जो है, यानी कि चक्रण। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ के चक्रण और ऊर्जा के उपयोग की प्रक्रिया पारिस्थितिक तंत्र के मौलिक कार्यों का निर्धारण करती है। यानी कि जो पदार्थ चक्र है और जो ऊर्जा है, ये कि पारिस्थितिक तंत्र के मौलिक कार्यों का निर्धारित करती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का चक्रण नहीं होता। हाँ, एक बात ये ध्यान रख लेना, जो इकोसिस्टम है उसमें ऊर्जा का चक्रण नहीं होता, क्योंकि सौर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशानात्मक होता है। ठीक है, दिशानात्मक मतलब कि एक ही सीध पे पड़ता है ना। सूरज हमारा किधर भी मतलब इधर उधर घूमता नहीं है, चक्कर तो हमारा पृथ्वी लगाता है, तो सूरज तो लगाता नहीं है, तो सौर ऊर्जा एक ही दिशानात्मक में पड़ता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, यह ऊर्जा सौर ऊर्जा द्वारा प्रदान की जाती है। मतलब जो सौर ऊर्जा है वो सूर्य से प्राप्त होती है। इसी कारण है पारिस्थितिक तंत्र को मुक्त तंत्र या ओपन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है। मुक्त तंत्र का मतलब ये हुआ कि मतलब अनलिमिटेड ऊर्जा मिल रही है, मतलब उसका कोई रोक रकाव नहीं है, ओपन सिस्टम है, मतलब खुला हुआ है, मुक्त तंत्र है। ठीक है। सूर्य के बगैर हमारे पृथ्वी के जीवमंडल में जल्द ही ऊर्जा की कमी हो जाएगी और वह ध्वस्त हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पृथ्वी पर सौर ऊर्जा न पड़े या ऊर्जा का प्रभाव ना हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारा पृथ्वी जो है नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक है पोषक चक्र। पोषक चक्र क्या है, आइए समझते हैं। कार्बन चक्र जैव भूरासायनिक चक्र है, जिसके द्वारा कार्बन का जीवमंडल, मृदामंडल, भूमंडल, जलमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ अदल बदल यानी विनिमय होता है। ठीक है। कार्बन चक्र जो है जैव भूरासायनिक चक्र है। ठीक है, जिसके द्वारा कार्बन का जीवमंडल, मृदामंडल, भूमंडल, जलमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ विनिमय होता है। इन्हें ही पोषक चक्र कहते हैं। ठीक है। पोषक तत्व चक्रों में न केवल जीव बल्कि गैर जीवित घटकों को भी शामिल किया गया है। ठीक है। पोषक जिनकी आवश्यकता जीवों को बड़ी मात्रा में होती है वह वृद्ध पोषक कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। क्या कहलाते हैं? वृद्ध पोषक कहलाते हैं, जिनको ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है। जैसे भोजन का एक घटक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वास, विटामिन, खनिज, फाइबर और जल। जाहिर सी बात है, हम जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? भोजन की होती है, प्रोटीन की होती है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वास हो गया, पानी हो गया, फाइबर हो गया, खनिज हो गया, जो हमें ज़्यादा मात्रा में हमें चाहिए होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वृद्ध पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्ध पोषक। ठीक है। जबकि सूक्ष्म पोषक की आवश्यकता जीवन भर लेते हैं और बहुत कम मात्रा में लेते हैं। जो सूक्ष्म पोषक होते हैं, जैसे मांस, मछली, फल, सब्जी, ये तो भाई रेगुलर खाने की चीज़ है नहीं, कभी कभी लेते हैं और रेगुलर लेते हैं। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक सूक्ष्म पोषक कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रकृति में पाए जाने वाले 100 से अधिक रसायनों में से 40 सजीवों में पाए जाते हैं। ठीक है। 100 जो रसायन जो है 100 से अधिक जिसमें 40 सजीव पाए जाते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और फास्फोरस तत्व और यौगिक के रूप में हमारे शरीर के लगभग 97% द्रव्यमान का घटक बनाते हैं। ठीक है।
अगला पॉइंट है, चक्र कितने प्रकार के होते हैं। मूल रूप से 2 प्रकार के चक्र होते हैं। पहला गैसीय चक्र और दूसरा अवसादी चक्र। गैसीय चक्र जिसमें भंडारण स्थल वायुमंडल अथवा जलमंडल में, तो मतलब ज़्यादातर भंडारण यानी कि स्टॉक जो होता है वायुमंडल अथवा जलमंडल में होता है, उसे क्या कहते हैं, गैसीय चक्र कहते हैं। अवसादी चक्र वो है जिनमें भंडारण स्थल भूपट में होता है यानी कि जमीन के नीचे होता है, उसे अवसादी चक्र कहते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गैसीय चक्र के बारे में। आइए गैसीय चक्र के बारे में जानते हैं। आइए हम पहले कुछ सबसे महत्वपूर्ण गैसीय चक्र का अध्ययन कर लेते हैं, जो निम्न है। पहला जो है गैसीय चक्र जल चक्र है, कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है। अभी हम फिलहाल सिर्फ जल चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र जो है वो नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। आइए हम अब जल चक्र के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर पेपर में एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाता है कि भाई जल चक्र की परिभाषा दो, तो जाहिर सी बात है ये टॉपिक एकदम परफेक्ट बैठेगा। जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तन होना और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जल चक्र जो है पृथ्वी का उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। मतलब वो सौर ऊर्जा के माध्यम से वो पानी जो है वो बादल में यानी कि परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, भाप बन करके। और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान की गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है। यानी कि एक स्थान से अगर मान लो कि समुद्र के पानी का भाप बना और वो बादल बन करके मतलब स्थलीय मार्ग की तरफ आ गया, या कह दो कि जंगलों की तरफ या शहरी की तरफ आ जाता है, ठीक है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को गति होती है, ठीक है। जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जल जो है वो जल के रूप में नहीं जाता है, रूप बदल जाता है, यानी कि वो भाप के रूप में चला जाता है, ठीक है, परिवर्तन हो जाता है और स्थान परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। अतः प्राकृतिक में जल संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या है निम्न है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक है जल चक्र के बारे में ही, जो कि मुझे ये बाद में लिखने चाहिए थे, जो पहले लिख गए हैं, फिर भी चलो कोई नहीं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है। बेशक जल के बिना जीवन नहीं है। औसतन किसी भी जीव के शरीर का वजन का 70% भाग जल होता है। यानी कि जो शरीर का किसी भी जीव व्यक्ति हो, उसका जो 70% जो भाग होता है वो जल होता है। जल पृथ्वी की सतह के लगभग 70% भाग को घेर रखा है। यानी कि जो एक पृथ्वी मान लो ये है, तो इसके 70% जो है जल घेर रखा है, ठीक है। सिर्फ महासागरों में ही पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97% भाग निहित है। यानी कि महासागर में जितने भी सागर हैं, जल समुद्र है, उसमें सिर्फ 97% जल है, ठीक है। बचे कुछ प्रतिशत पानी अधिकांश ध्रुवीय हिम और ग्लेशियरीय में बर्फ बना है। यानी कि 1 से 2% जो है ना, वो उत्तरी ध्रुव और निचली ध्रुव में हिम या ग्लेशियर में बर्फ बन के जमा पड़ा है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में, ओके। 1% से भी कम पानी नदियों, तालाबों और जल भरों में मीठे पानी के रूप में उपस्थित है। यानी कि पीने वाले पानी सिर्फ 1% है, ठीक है। अब आइए जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट यह है कि पृथ्वी पर जल महासागरों, भूमि और वायुमंडल के द्वारा गति करते हुए चक्रण करती है। तो कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी है उसमें जो जल जो चक्रण करती है वो कहाँ से, महासागरों से भूमि और भूमि से वायुमंडल के द्वारा गति करती है। यानी कि जो सूर्य के जो सौर ऊर्जा आता है महासागरों को, वहाँ के जो पानी जो है महासागरों से उठ करके वायुमंडल में जाती हैं, भाप बन करके वहाँ बादल बनते हैं और बादल बन करके फिर पृथ्वी के सतह पर गिरते हैं, ठीक है। महासागरों का जल वायुमंडल में वाष्पन के द्वारा जाता है, मतलब भाप बन के
जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है वायुमंडल में जल वर्षा अथवा हिम के रूप में वर्षा द्वारा महासागरों और भूमि पर आता है। जो वायुमंडल से जो जल जो होता है वर्षा और बर्फ के रूप में वर्षण होता है, यानी कि बारिश होता है और वो जमीन पे और महासागरों पर गिरता है। ठीक है, अगला पॉइंट है वर्षा और पिघली हिम का जल भूमि से नालियों में से नदियों में जाता है और नदियों में से महासागरों में चली जाती है। ठीक है, मतलब जो वर्षा का पानी जो है वो बरसता है, उस नाली में जाता है, नाली से फिर नालों में से फिर नदियों में जाता है, नदियों में से फिर महासागरों में वो चला जाता है। ठीक है, यह चक्र सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। ठीक है, जिसमें समस्त सौर ऊर्जा के लगभग 1/3 ऊर्जा लगभग 10 × 10 का पावर 20 ग्राम के जो कुछ जल का लगभग 0.004% होता है। ठीक है, चक्रण में अपव्यय फैलाव हो जाता है, यानी कि फैलाव ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और यह हर समय चक्र में घूमता रहता है। ठीक है, मानव द्वारा जल चक्र का दुरुपयोग। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि जीवन सतत जल चक्र पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों वायुमंडल के इस हद तक प्रदूषित करके पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जो कि वर्षा का पैटर्न परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि पहले राजस्थान में बारिश नहीं हुआ करता था, अब देखो वहाँ पे भी बारिश होता रहता है और बहुत जगह बाढ़ का भी संभावना हो गया है। ठीक है, और यह बदलाव लंबी अवधि तक सूखे का जो कि अफ्रीका जैसे देशों में वर्षा तक जारी रहता है, तथा दूसरी तरफ जबकि यूएसए और भारत जैसे देशों में विनाशकारी बाढ़ों का कारण बन रहा है। समझिए। आइए अब हम जल चक्र को चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये जैसे महासागर है। ठीक है, सूरज की किरणें जब महासागरों के ऊपर पड़ती है तो यह जल जो है वाष्प होकर के यानी कि बादल बन जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन होकर के ये मतलब ये शहरों की तरफ या मृदा के ऊपर चले जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर, या कह सकते हो कि मृदा क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे बारिश होकर के वहाँ की जो जल जो है पानी जो है वर्षण होकर के पानी गिरते हैं, फिर नदी नालियों में आ जाता है और नदी से महासागरों में चला जाता है। फिर ये महासागर से वाष्पन होता है और फिर सेम रूल होता है कि मृदा क्षेत्र में जाता है और वहाँ से बारिश होकर के फिर महासागरों में जाता है। कुछ पानी जो है जो पृथ्वी सोख भी लेती है वर्षा का पानी। ठीक है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको कुछ सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, सारे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हो सके तो और कोई अगर इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।